हाँ तो भाई, तो कल मैंने जो आपके लिए डिस्कस किया था उसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 आपको कंप्लीट कराया था। और आज हम अपना नया चैप्टर यानी कि नई एक्सरसाइज नंबर 10 यानी कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या है, ये इस बहुपद का बेस क्या है और वार्षिक पेपर का जो पैटर्न है वो किस टाइप से आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले चैप्टर में आपको ये देखना चाहिए कि ये चैप्टर आपके लिए कितने अंक दे रहा है और ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाला है। ठीक, देखें तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अंक के विभाजन बता देता हूं कि ये जो अपना बहुपद जो चैप्टर है ये आपको टोटली 4 नंबर देगा यहाँ पे आरबीएससी बोर्ड में। ठीक, और 4 नंबर का इसका जो पैटर्न होता है वो पैटर्न इस टाइप से होता है कि यहाँ पे 1+3 का पैटर्न रहेगा आपके लिए, यानी कि एक जो क्वेश्चन आएगा वो 1 नंबर का आएगा और जो अपना दूसरा क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इतनी बात करने के बाद हम चलते फिर बहुपद पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा लिखा देता हूं और परिभाषा लिखने से पहले समझ लें कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, ये जो अपना जो बहुपद होता है इसमें वैसे भी आपको नाम से दिख रहा है, बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब होता है पदों से, यानी कि बहुपद के अंतर्गत आप बहुत सारे पदों की बात करने वाले हैं और बहुत सारे पदों की जब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तो मैं आपको क्रम वाइज बताने वाला हूं कौन कौन सी पद की आप बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या कहती है। इसकी परिभाषा का मतलब ये होता है एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर एवं दो या दो से अधिक पद विद्यमान हो बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब इसका आप लोग अच्छी प्रकार से टाइप समझ लें। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, क्या होता है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर एवं दो या दो से अधिक पद क्या हो विद्यमान, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद। जैसे मैं आपसे विद एग्जांपल्स की आपसे बात करता हूं कि देखिए आपको देखना क्या है, बीजीय व्यंजक आप लोग जानते हैं कि जो अपनी चर राशि होती है, जो एलजेब्रा होता है, बीजगणित जो आप लोग पढ़ते हैं जिसमें एक्स वाई जेड एनी बड़ी चर राशि आप लोग जो पढ़ते हैं वो बीजीय व्यंजक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको टोटली इसमें एलजेब्रा पढ़ना है यानी कि बीजीय व्यंजक पढ़ना है और इसमें आपको चर राशि देखनी है। चर राशि के साथ साथ दो या दो से अधिक क्या होने चाहिए यहाँ पे पद, यानी कि टर्म। पद क्या होता है, मैं जैसे आपसे कहता हूं कि यहाँ पे एक चर राशि लेके चल रहा हूं, मैं यहाँ पे x² लेके चल रहा हूं। ठीक, और उसके साथ में एक और यहाँ पे पद कोई भी संख्या लेके चल रहा हूं 5, तो यहाँ पे पद का मतलब ये हो रहा है कि ये तो पहला पद है और ये आपका दूसरा पद है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें दो या दो से अधिक क्या होनी चाहिए पद, या तो दो हो या दो से क्या हो ज्यादा। वो किसकी कैटेगरी में आता है, बहुपद की कैटेगरी में आता है। तो आप एनीबॉडी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया x+4, दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं मैं y² + y + 6, कोई भी ले सकते हैं।
या फिर x से रिलेटिव आप लोग लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 2y प्लस 4, ऐसे कोई भी लिख सकते हैं अलजेब्रा के अंतर्गत। तो ये सारी जितनी भी आपकी पद होते हैं, जो आपकी टर्म होती है, वो क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। ठीक है, पद का मतलब आप लोग समझ ले, पद का मतलब जो टर्म होती है वो क्या होती है। जैसे यहां पे बात करता हूं, ये पहला पद, पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये आपकी तीसरी टर्म, यानी इसके अंतर्गत 3 पद आ रहे। कितने पद आ रहे? 3। ठीक, तो ये हो जाता है आपका बहुपद। अब बहुपद के बाद मैं आपसे यहां पे बात कर लेता हूं इसके टाइप्स, यानी कि प्रकार, कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक रहेगी बहुपद के प्रकार, और इसमें भी अपना हेडिंग रहेगा घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर मैं यदि बहुपद के प्रकार की बात करता हूं, तो सबसे पहला जो अपना प्रकार होता है वो होता है एक घातीय, और जिसका दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। तो यहां पर दोनों नाम लिख रहा हूं मैं, एक घातीय या रैखिक बहुपद। एक घातीय रैखिक बहुपद के अंतर्गत क्या आने वाला है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, रैखिक, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है, 1 हो। ठीक है, ये तो लिखते हैं आप लोग। जैसे अब मैं आपसे एग्जाम्पल की बात कर लो, तो एग्जाम्पल की जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको एक ऐसा बहुपद लेना है जिसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1। यानी कोई भी आप चर राशि चल रहे हैं XYZ, तो उस पर जो घात होगी, जो आपकी डिग्री होगी, ठीक है, वो क्या होगी? 1 होगी। देखें, तो कहने का मतलब है यहां पे मैं ऐसे ले लेता हूं x, या इसका व्यापक रूप लिख देता हूं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b। ठीक है, विद एग्जाम्पल, यहां पे कोई भी आप संख्या है, जैसे x प्लस 5, और ले रहा हूं मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं कि 3x प्लस 2, और कोई लेके चल रहा हूं तो मैं 6y प्लस 4। तो ये सारी जितनी भी आपकी कंडीशन होती है वो रैखिक बहुपद के अंतर्गत जा रही है, यानी कि एक घातीय बहुपद के अंतर्गत जा रही है। समझ रहे बात है आप लोग? ठीक है, अच्छा, अब आप लोग देखिए, अब मैं यहां पे बात करता हूं, जो आपका दूसरा प्रकार रहेगा वो दूसरा प्रकार किस टाइप का है। तो यहां पे आप लोग लिखेंगे 2 घातीय बहुपद। तो लिख दे परिभाषा, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 2, वो क्या कहलाता है? 2 घातीय बहुपद कहलाता है। और इसका जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, विद एग्जाम्पल बात करें तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। समझ रहे? यानी कि आपको अधिकतम जो चर राशि की घात है वो केवल 2 लेके चलनी है, और घातों को फिर घटते हुए रूप में लिखना है, 2 है फिर 1 है, और फिर आपकी कांस्टेंट यानी कि अचर संख्या। ठीक,
और लिख देता हूं मैं, जैसे यहां पे लिख देता हूं 5x² प्लस 2x प्लस 6। सही है। तो इस टाइप से आपके, देखिए ये कोई फिक्स नहीं कि आप लोग x में ही एग्जाम्पल दें, x की जगह आप y भी कर सकते हैं, z भी कर सकते हैं, कोई भी चर राशि आप लोग कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अब देखें तीसरा, त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद में क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 3, तो वो त्रिघातीय बहुपद के अंतर्गत आता है। और मैं यहां पे इसके व्यापक रूप की बात करता हूं। ठीक। अच्छा, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि आपको अधिकतम घात जो लेके चलनी है चर राशि की, वो आपको 3 लेके चलनी है, फिर घटता हुआ क्रम लिखना है, फिर 2 है, फिर 1 है, और सबसे लास्ट में ये जो d होता है वो यानी कि अचर संख्या होती है, कांस्टेंट राशि होती है आपकी। ठीक है, तो यहां पे आप विद एग्जांपल बात कर सकते हैं, जैसे मैं कह देता हूं आपका x3 त्रिघाती बात कर रहे हैं, प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 6। ऐसे आप लोग बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो ये अपना जो एग्जाम्पल है वो त्रिघातीय बहुपद के अंतर्गत आ रहा है। और आगे यदि मैं बात करता हूं तो बहुघातीय बहुपद की कैटेगरी आती है। तो बहुघातीय बहुपद की जो कैटेगरी आती है, बहुघातीय में क्या होता है, यानी कि ऐसा बहुपद होता है जिसमें जो घात होती है, क्या होती है, घात, वो 3 से क्या हो जाती है, ज्यादा। और ये 3 घात वाला जो बहुपद होता है, ये भी एक बहुघातीय बहुपद के अंतर्गत ही माना जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 या 3 से क्या हो अधिक, तो वो क्या कहलाता है, एक बहुघातीय बहुपद कहलाता है। तो आप लोग इस टाइप से बहुपदों के बारे में ऐसे पढ़ते चलेंगे, और यहां से आगे जितने भी आपके बहुपद आने वाले हैं वो बहुपद बहुघातीय बहुपद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको जो मेन रूप से काम करना है, वो मेन रूप से आपको काम करना है द्विघातीय बहुपद के लिए आपको काम करना है। तो अब हम यहां पे लेके चलते हैं अपना द्विघातीय बहुपद, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हेडिंग डालेंगे अब आप लोग, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, परिभाषा तो मैं आपके लिए बता ही चुका हूं, जिसकी अधिकतम घात होती है वो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। पर इसका व्यापक रूप सबसे पहले आप लोग देख लेते हैं, इसका व्यापक रूप यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघाती बहुपद का एक व्यापक रूप होता है ax² प्लस bxc। ठीक है, तो अब इसके शून्यकों के यानी कि मूलों के गुणांकों में हम संबंध देखेंगे। हेडिंग रहेगा गुणांकों में संबंध। ठीक, देखो अब
आपको बहुत ही छोटा सा पॉइंट आपको समझा देता हूं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट यही आती है कि सर हमारी समझ में ये नहीं आता है कि ये शून्यक क्या होता है, मूल क्या होता है। देखें, एक शब्द होता है शून्यक और एक शब्द होता है आपका मूल। तो आप लोग थोड़ा सोच के बताइए कि शून्यक क्या है और मूल क्या है। सोचिए जरा, माइंड लगाइए अपना कि शून्यक क्या होता है और मूल क्या होता है। चैप्टर आप लोग पढ़ लेते और चैप्टर में आप लोग बस शून्यक ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, टीचर आपको कराते जाते और आप लोग उनको लिखते जाते और फिर आप पूछते भी नहीं कि सर शून्यक क्या होता है, मूल क्या होता है। आपको इसका पता ही नहीं होता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, इसका मतलब क्या है। यदि शून्यक और मूल यदि कहीं भी शब्द आ रहा है तो हमें फिर ये किस प्रकार से समझना है, आप लोग पूछते नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इन दोनों के बारे में डिस्कस करा देता हूं कि इनका मतलब क्या है। देखो, इनका जो मतलब होता है, इन दोनों का मतलब बिल्कुल समान होता है। क्या होता है? समान। आ रही बात समझ में? यानी कि शून्य ज्ञात करना, किसी के मूल ज्ञात करना, बात एक ही है। शून्यक और मूल जो है, ये जो शब्द है वो अलग अलग है लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। अब देखो, यहाँ पे शून्य ज्ञात करवा रहा है और यहां से आपको मूल ज्ञात करवा रहा है। किसके मूल ज्ञात करो? मूल का मतलब होता है मेन पार्ट, यानी कि मेन हिस्सा। समझ रहे आप? तो मूल का मतलब ये होता है इसका रियल यानी कि वास्तविक आंसर क्या है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। और शून्य का मतलब भी यही होता है कि इसका वास्तविक पार्ट कौन सा है, क्या अर्थ इसका निकलने वाला है। तो मैं जैसे यहाँ पे शून्यक और मूल की आपसे बात करता हूं कि कोई भी यदि आपके लिए बीजीय व्यंजक आ रहा है, यहां पे कोई भी आपके लिए क्या आ रहा है, बीजीय व्यंजक आ रहा है, सही है। कोई भी आपके लिए यहाँ पे बहुपद दिया जाता है, तो अगर आपसे उसका शून्यक और मूल पूछा जाता है तो आपको उसमें उपस्थित उस चर राशि का मान निकालना है। समझ रहे बात है? यानी कि यदि शून्यक और मूल आपसे पूछे जाते हैं, शून्यक और मूल यदि आपसे पूछे जाते हैं तो उस बहुपद में या उस बीजीय व्यंजक में उपस्थित आपको चर राशि का क्या निकालना है, मान। तो आप इसको देसी इलाज में भी लिख सकते हैं, मैं आपको इस बॉक्स में बता देता हूं। यदि शून्यक या मूल, यदि शून्यक या मूल पूछा जाता है तो हमें उस बहुपद में उपस्थित चर राशि का मान निकालना है। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब है यदि शून्यक या मूल पूछा जाता है तो हमें उस बहुपद में या बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर राशि का क्या निकालना है, मान। जैसे विद एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर देता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं x+2, मैं आपसे कह रहा हूं कि y+5, समझ रहे बात है। और मैं डायरेक्टली आपसे ये कहता हूं कि इसका शून्यक निकालो, क्या निकालो, शून्यक। या फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसका मूल निकालो। तो शून्यक निकालना और किसी का मूल निकालना, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो बहुपद आपके लिए दिया जाएगा उस बहुपद में उपस्थित आपको चर राशि का ही मान निकालना है। अच्छा, इसमें चर राशि कौन सी है, x।
चर राशि कौन सी है? x। इसमें जो आपकी चर राशि x है तो आपको x का मान निकालना है, तो x की वैल्यू यदि आप लोग निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है? -2। तो इस बहुपद का जो शून्य निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? -2 निकल के आ रहा है। समझ गई बात है? अब ऐसी मैं आपसे बात करता हूं तो इसका जो मूल निकल के आ रहा है, इसका मूल -5 निकल के आ रहा है। अब आप लोग जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे तो मैं आपको एक घाती का एग्जाम्पल लेके चला हूं। एग्जाम्पल बहु उसका द्विघाती का भी आएगा, त्रिघाती यानी बहुघाती का आएगा। तो उन सभी के शून्य को मूल निकालने के लिए अलग अलग विधि में आपको कराऊंगा। द्विघाती बहुपद आप लोग पढ़ते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से निकाला जाता है। इस चैप्टर में पूर्ण वर्ग विधि भी आप लोग निकालेंगे, गुणनखंड विधि भी आप लोग निकालेंगे। तो उन सभी विधियों से जो x और y के जो मान निकाले जाते हैं वो x और y के मान तो क्या कहलाते हैं बेटा? शून्य कहलाते हैं, या फिर उनको ही मूल कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि शून्यक और मूल क्या है, तो शून्यक और मूल का मतलब यही होता है कि कोई भी बहुपद या कोई भी बीजीय व्यंजक जो होता है उसमें उपस्थित जो चर राशि होती है उस चर राशि का ही क्या निकालना है? मान निकालना है। वही आपका शून्यक और मूल कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है? समझ रही बात है? तो आपकी समझ में आ गया होगा कि शून्य किसे कहते हैं और मूल किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात कर रहा था शून्य के गुणांकों में जो संबंध या मूलों के गुणांकों में जो संबंध है ना, ये अपना अगला टॉपिक रहेगा। इससे हम क्वेश्चन भी यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। और मेन रूप से आपको बता देता हूं, मैं द्विघाती बहुपद के लिए यहां पे बात कर रहा हूं आपसे, यानी कि द्विघाती बहुपद मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, और इसका ही सूत्र लिखाने वाला हूं। बस मैंने अलग से टॉपिक आपको करा दिया शून्य और मूल क्या होता है, क्योंकि ये हमारे पूरे ही इस चैप्टर का एक पार्ट है। हर एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन में शून्य और मूल आपको दिखाई देगा, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि शून्य और मूल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, इसको मैं हटा देता हूं। अब सुने कि मैं जैसे यहां पे आपसे बात कर रहा हूं शून्य के गुणांकों में जो संबंध लेके चल रहा हूं। ठीक है, माना बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, यानी कि जो शून्य के जो आंसर निकलने वाले मैं उनको लेके चल रहा हूं कि अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। अब देखो, दो शून्यक लेके चल रहा हूं अल्फा और बीटा। मैं ये जो सूत्र है वो हिंदी में भी लिखा रहा हूं और आपको अल्फा बीटा दो शून्यकों से भी लिखा रहा हूं, किसी टाइप से कर लेना। शून्यकों का जो योगफल, योगफल का मतलब है दोनों को जोड़ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो आपको एक टाइप से भी लिखते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर, या फिर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर। बात देखिए, पर मैं आपको दोनों टाइप करा रहा हूं। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए, यानी कि यहां से देख लें आपको, ये जो b है x का गुणांक होता है और a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं b किसका गुणांक है? x का। तो यहां पे माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस यानी कि x का गुणांक अपॉन a किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। आ रही बात समझ में? तो ये आपका फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है। ये आपको एक फॉर्मूला के रूप में काम करेगा। ठीक है, ये तो योगफल हो रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा।
और इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन ए। अब देखो C का है, C अपनी कांस्टेंट राशि, यानी कि ये आपकी कौन सी संख्या है बेटा, अचर संख्या है, ठीक है। तो यानी कि अचर संख्या अपॉन ए, और ए का मतलब क्या है, वही एक्स स्क्वायर का गुणा। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये कंप्लीट है या नहीं है। तो मैंने देखिए आपको क्या क्या बताया है, मैंने आपको ये बता दिया है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि बहुपद, क्या बताया था आपके लिए, बहुपद, बहुपद की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। फिर आपको क्रम वाइज मैंने बहुपद के प्रकार भी बताए, एक घातीय है उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है, द्विघातीय, त्रिघातीय या बहुघातीय, ठीक है। फिर मैंने द्विघातीय बहुपद के बारे में आपको बताया, क्योंकि द्विघातीय बहुपद ही आपको इसमें पढ़ना है मेन रूप से चैप्टर में। द्विघातीय बहुपद में मैंने शून्यकों और मूल आपको समझा दिया है, और उसके बाद शून्यकों के जो गुणांक होते हैं उसमें संबंध के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले यहां पे स्थापित किए हैं कि अगर शून्यकों का योगफल अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, और अगर आपसे गुणनफल पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है। आ रही बात समझ में। तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 की कुछ क्वेश्चनों पे बात करते हैं। जैसे देखिए प्रश्नावली 3.1, आप देखिए भाई, एक्सरसाइज 3.1, तो 3.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में जब आपसे ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि आपसे शून्यक भी पूछ रहा है और फिर आपसे ये भी कह रहा है कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच। पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 8x, इस 4x स्क्वायर प्लस 8x में सबसे पहले आपको जो काम करना है वो काम ये करना है कि आपको सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। और देखो शून्यक में देसी इलाज में बता चुका हूं, जो बीजीय व्यंजक है या जो बहुपद है उसमें उपस्थित चर राशि का क्या निकालना है, मान। तो यहां चर राशि का है x है, तो आपको x का क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। तो निकालिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू में 0 कर रहा हूं, सही है। अच्छा यहां से कोई कॉमन आ रहा है, तो ऐसा करता हूं मैं यहां से इस 4x को क्या ले लेता हूं, कॉमन, और 4x को जब मैंने कॉमन ले लिया तो इसमें भाग देंगे तो यहां पर तो x बचने वाला है, प्लस x से x जाएगा, 4 का भाग से देंगे 2 आएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों गुणा के रूप में, तो यहाँ को मतलब दोनों के बराबर 0 हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4x बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 इस टाइप से। अच्छा 4 गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकलेगी वो 0/4, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो एक जो शून्यक निकल के आ रहा है वो शून्यक कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है, और दूसरा शून्यक वो कितना निकल के आ रहा है, -2 निकल के आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर दें कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि शून्यक के कोई भी बहुपद के शून्यक 1 निकल के आवे वो, या फिर 2 आएंगे या फिर 3 आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रही है वीडियो पे। तो इसका कहने का मतलब ये रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप से जो शून्यक है वो 2 कब आते हैं, 3 कब आते हैं, क्योंकि 95% स्टूडेंट को यही पता नहीं चल पाता है कि इस
प्रश्न में कितने आंसर निकलने वाले, एक्स की कितनी वैल्यू होंगी। अगर आपको पहले से ही इसके बारे में पता हो कि यहाँ पे एक्स के 2 मान निकलने वाले हैं तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग देख ले भैया, देसी इलाज का पॉइंट पढ़ लें आप लोग, और जो बालक देसी इलाज है ना समझ रहे वो नोट का पॉइंट बना ले। बात एक ही है, कोई ऐसा खास नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है। इसको नोट में लिख सकते हैं, समझ रहे बात है, या देसी इलाज में लिख सकते हैं या फिर अलग से कोई महत्वपूर्ण पॉइंट बना सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है ये, बस और कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो यहां पे कहने का मतलब ये होगा कि चर राशि पर अधिकतम जो घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। किसी बहुपद में चर राशि पे जो अधिकतम घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। किसी बहुपद में चर राशि पर उपस्थित जो घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। समझ गए? यानी कि किसी बहुपद में चर राशि पर उपस्थित जो घात होती है उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यक। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 5x² प्लस 2x प्लस 2। अच्छा, चर राशि x है और x पे अधिकतम घात कितनी है, यहां पे 2। तो यहाँ के जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 2 ही होंगे। आगे बात समझ में? या फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे 6x3 प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके जो मूल और जो शून्यक आने वाले हैं वो मूल और शून्यक क्या आने वाले हैं वो चीज देखें आप लोग। इसके मूल शून्यक वही आएंगे जितनी यहां पे आपकी पावर अधिकतम होगी। अब आप लोग देख लें यहां पे x की अधिकतम घात क्या आ रही है, 3। तो यहां की जो शून्यक है वो शून्यक क्या आएंगे भैया, 3 आएंगे। समझ गए बात है? या इसको आप क्या कह सकते हैं, मूल। अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पे मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि यहां पे दे रही है x4 प्लस एनी कोई भी, तो यहां पे शून्यक कितने का आएंगे, 4। सिंपल पॉइंट है या नहीं? पर एक चीज ध्यान रखना, ये आपका 10th क्लास तक का ही लेवल है, लेकिन जैसे ही आप लोग बड़ी पावर के लिए काम करेंगे ना तो वहां पे पॉइंट आपका फेल हो जाता है। ठीक है? तो आपके लिए बस ध्यान देने योग्य 10th क्लास के लिए ये पॉइंट अच्छा है, क्योंकि पावर ज्यादा बड़ी आपके लिए नहीं जाने वाली है। लास्ट हाईएस्ट पावर आपकी 4 रहेगी, उसके लिए काम करेगा ये पॉइंट। देख लो, x पे घात अधिकतम कितने के, 2। तो यहाँ के ऑलरेडी शून्यक 2 ही निकलने वाले आ रहे कि ना रहे, ये 2 शून्यक निकल गया। अब इतना आपने शून्यक तो निकाल दिया है, लेकिन शून्यक निकालने के बावजूद भी आपसे पूछ रहा है शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है। तो देखो, मुझे सत्यता की जांच भी करनी है। संबंध की सत्यता की जांच का मतलब है जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए थे, गुणांकों में जो संबंध बताया था, आपको देखना है कि इसके शून्यक और जो शून्यकों का जो संबंध है वो सही है या नहीं है। ठीक है? अतः सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच के लिए वही आपको योगफल और गुणनफल निकालना है। तो यहां पे मैं जैसे बात कर देता हूं, शून्यकों का योगफल एक तो साधारण तरीके से जोड़ना है, एक आपको फॉर्मूले से जोड़ना है। अगर बराबर आ रहा है तो सब सत्यता की जांच सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। तो यहां पे मैं कर देता हूं शून्यकों का
योगफल, पहले तो दोनों शून्य करना जोड़ो, 0 और प्लस -2 इक्वल टू -2 आ रहा है, और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल आएगा वो 0 इंटू -2 यानी कि 0 आ रहा है। एक बार तो साधारण तरीके से जोड़ दिया है अपने और गुणा कर दिया, एक बार आपको सूत्र से देखना है, सही है। अतः आप सुन लें आप लोग, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला बताया था मैंने -b/a। अब ये आपको आना चाहिए कि ये जो -b/a कहां से आने वाला है, ये यहां पे द्विघाती का रूप है कि नहीं। तो यहां पे जैसे मैं बात करता हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करो। अच्छा, x² का गुणन क्या है 4, तो a को मान का है यहां 4, x का गुणांक b होता है तो यहां पे x का गुणांक क्या है 8, तो b का मान क्या है 8। अच्छा, c तो है नहीं अचर संख्या, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बस यहां से वैल्यू रखते हैं आप लोग, तो माइनस तो फॉर्मूले में है ये भाई, b का मान क्या है 8 अपॉन a का मान क्या रहा है 4, तो रिजल्ट -2, सही है। अब इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल देख लें आप लोग, वो क्या होता है c/a, c का मान क्या आ रहा है 0 इंटू a का मान क्या आ रहा है 4, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0। देख लो, साधारण तरीका से जो योगफल है तो -2, वो भी -2 आ रहा है, और गुणनफल किया है 0, तो इसका भी सूत्र से गुणनफल क्या आ रहा है 0। अतः संबंध की सत्यता की जांच सही है, संबंध की सत्यता की जांच सही है, और यही पे आपका क्वेश्चन ही फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4x² माइनस 4x प्लस 1, चार एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, उसको और देख लें आप लोग, देखें आप लोग। अब जैसे ये 4x² माइनस 4x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लोग बताओ, मैंने देश इलाज को पॉइंट बताया कि आखिर कैसे शून्य होंगे। अच्छा, यहाँ पे अधिकतम घात का है x की 2, तो आखिर क मान निकलने वाले 2 मान निकलने वाले, आगे बात समझ में। और अगर तुम यहाँ पे जैसे ए बी सी के मान लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं, या बाद में कर लेने, एक ही बात है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे आप लोग, पहले तो शून्यक निकाल लो। अब यहाँ की यदि मैं शून्यक निकालूंगा तो द्विघाती समीकरण है, तो यह द्विघाती समीकरण के शून्यक में गुणनखंड विधि से निकाल लेता हूं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो मैं आपको गुणनखंड विधि जो मेथड है वो भी आपको समझा देता हूं। उस गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे ये ax² प्लस bx प्लस c का जो रूप होता है व्यापक, इसमें आपको a और c का क्या करना पड़ता है, गुणा। इन दोनों को गुणा करो, x² को गुणा करो चर राशि को। अब गुणा करने के बाद जो संख्या आ रही है, गुणा के बाद जो आपके लिए संख्या आएगी, उस संख्या के करने गुणनखंड, का करने गुणनखंड। और उन गुणनखंडों को इस प्रकार से तोड़ना है कि वो रूप कौन को बनना चाहिए, इस b का रूप बनना चाहिए। बस ये आपका पूरा पैटर्न होता है। a और c को गुणा, गुणा के बाद संख्या आएगी, संख्या को साइड में ले जाएंगे रफ कार्य पे, वहां पे उसके फैक्टर निकालो गुणनखंड, जो चैप्टर 2 में बताया है। और गुणनखंडों के साथ आपको एक ऐसा गेम खेलना है, एक ऐसा खेल खेलना है, आप उनका आपस में गुणा करें, उनको जोड़ें, घटाएं, माइनस कर लें, प्लस कर लें, कैसे भी लें,
उन गुणनखंडों से आपका b बनना चाहिए। सही है। तो अब देख लो, अब जैसे a और c को गुणा करूं तो 4 इंटू ये कितना हो रहा है 4, कह रहे हो कि नहीं रहो। और 4 की अगर मैं गुणनखंड करूं तो कितने कह रहे हो 2 इंटू 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैंने बताया था गुणा करने के बाद संख्या संख्या के गुणनखंड यहां तक पहुंच गए। अब गुणनखंड के बाद आपको यहां पे क्या खेलना है, खेल खेलना है। इन संख्याओं के साथ आपको खेल खेलना है और इन संख्याओं के साथ आपको खेल इस प्रकार से खेलना है कि हमारा आंसर बी आना चाहिए, ये वाला। और बी का है -4। तो ये जो दो संख्या आ रही है 2 और 2, इन संख्या में या तो जोड़ो या घटाओ, कुछ भी करो, आंसर में आना चाहिए -4। तो -4 कैसे आवेगा, अगर मैं 2 और 2 जोड़ू तो कितने का है 4, -4 तो ना रहो। अगर मैं 2 में से 2 घटा दूं तो कहा रहो 0, -4 ना रहो। तो फिर क्या करेंगे, -4 बनाने के लिए माइनस का ही 2 ले लो और माइनस का ही 2 ले लो, इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ के फैक्टर -2 और -2 हो जाएंगे। और यहाँ पर जब x लग रहा है तो -2x और -2x, ये आपकी गुणनखंड है यानी इस टाइप से। तो इसको लिख दें आपको 4x² यानी कि -4x की जगह क्या लिखूंगा -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब समूह बना लो दो पदों के, पहला समूह ये दूसरा समूह। पहले समूह से जो कॉमन निकल के आ रहा है, देखो एक तो 2 आ जाएगा, एक x आ जाएगा, तो यहां पे जो कॉमन आ रहा है वो 2x निकल के आ रहा है। अब भाग दो तो यहां पे भी कितना आएगा 2x, 2 का भाग 4 में देंगे 2x से x खत्म तो x आ रहा है माइनस। अब 2x को भाग 2x में देखो तो कितने का आएगा, एक आएगा। अब एक पॉइंट ध्यान देने योग्य ये भी आपका रहेगा कि इस कोष्टक में 2x -1 आ रहा है तो अगले कोष्टक में आपको 2x -1 ही बनाना पड़ेगा। अब उसी हिसाब से आपको कॉमन लेने पड़ेंगे। देखो अगर वो 2x में प्लस को बनाना है, लेकिन ये 2x का ही को है माइनस को, तो मैं यहां पे क्या करूं, पहले माइनस कॉमन ले लूं और जब कोई भी कॉमन नहीं दिखता है आपको तो कॉमन एक ले लिया करो, समझ गए। तो -1 कॉमन लूंगा तो माइनस को यहां भाग दूंगा तो प्लस को जाएगा और माइनस को भाग प्लस में दूंगा तो माइनस को जाएगा, इक्वल टू 0। देख लो दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं किनारे। बस गुणनखंड विधि में ये ध्यान देने योग्य विधि है कि कोष्टक में जो भी आपके पद निकल के आ रहे हैं वो आपके समान होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार तो क्या करें कि जो कॉमन लिए जाते हैं उनको 0 को बराबर करते हैं और एक कोष्टक को बराबर कर देते 0 के। एक तो यहाँ पे था 2x, एक कॉमन लिया था -1 इक्वल टू 0 और एक अपना कोष्टक यही है 2x -1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2। ऐसे यहां पे 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2। अतः शून्यक यहां के जो शून्यक निकल के आ रहे हैं 1/2, 1/2। देख लो 2 ही आ रहे ना क्योंकि घात का है 2। अब संबंध की सत्यता की जांच करें आप लोग, कैसे करेंगे संबंध की सत्यता की जांच। देखिए यहां पे आप लोग जो जांच करेंगे वो जांच किस प्रकार से करेंगे। देखिए संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए आपको लिख देता हूं, संबंध की सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों को योगफल यानी कि 1/2 प्लस 1/2, इनको एलसीएम लेके जोड़ दे, 2 का एलसीएम नीचे 2 आ रहा है और ऊपर 1 + 1 तो 2/2 इक्वल टू 1 आ रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का साधारण तरीके से जोड़ेंगे 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। ये तो साधारण तरीका से जोड़ना और गुणनफल करना है। अब सूत्र से कर ले, अतः
सूत्र से देखो शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला क्या होता है -b अपॉन ए। अब देखो यहां पे आप वैल्यू निकाल लें, a का मान क्या रहा है 4, b का मान क्या रहा है -4 और c का मान क्या रहा है 1। भाई ax² प्लस bx प्लस c, याद है देखो x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर संख्या c। x का गुणांक a का मान होगा, x का गुणांक b का मान होगा और अचर संख्या यानी कि वो c का मान होगा। अब वैल्यू रख दे -b, एक तो सूत्र में माइनस लग रहा है और एक b का भी -4 है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा 4। a का मान भी क्या आ रहा है 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो अब गुणनफल देख लो, शून्यकों का गुणनफल वो होता है c अपॉन ए। c का वैल्यू कितना है 1, a का मान क्या आ रहा है 4, 1/4 मिलेगा, सही आ रहा है क्या? देखो योगफल तो 1 ही आ रहा है, 1 आ रहा है और गुणनफल 1/4, 1/4। अतः सत्यता की जांच सही है, अतः सत्यता की जांच सही है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। 2-4 क्वेश्चन आप लोग रफ कार्य पर करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज 3.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी लेने वाला हूं और उसके बाद जो टॉपिक है उसको मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें, अगर इस चैनल पर आपको बने रहना है और हर नोटिफिकेशन, हर सूचना, हर जानकारी यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट की यदि आपको वीडियो मिल सके तो उसके लिए सबसे पहले रावत साइंस पॉइंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और जितने भी आपके साथी स्टूडेंट हैं उन सभी को इसके बारे में बताएं।